नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे 2014 के अनुदेशक बहाली के बारे में। 2014 में 2400 के आसपास अनुदेशक बहाली हुई थी उत्तर प्रदेश में, जिस पे आरोप लगा था कि इसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई है और इसका जांच के लिए कोर्ट का आदेश आया था। जांच चल रहा है, योगी गवर्नमेंट द्वारा इसे जांच कराई जा रही है। 2014 में सापा गवर्नमेंट था, इसके बाद बीजेपी का गवर्नमेंट आया और इस पे जांच कमेटी बैठा दी गई है। जांच कमेटी में बहुत सारे पॉइंट्सों पे फोकस किया जा रहा है और उस पॉइंट्स को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस पॉइंट पे वो लोग जांच कर रहे हैं आप भी फंस सकते हैं। इसलिए आप पहले से उस तरह की गलतियां ना करें। जो भी बहाली उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में आएगी, इस साल आने वाली है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पहले से तैयार है। लेकिन इन पॉइंटों को देखिएगा तो आप सतर्क होकर आप इन पॉइंटों पे मिस्टेक नहीं कीजिएगा, नहीं तो किसी भी तरह कोई भी बहाली फंसती है तो इस तरह के माइनर लेवल पर जांच होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से मैं पहले बता दूं कि अगर आप CITS कर रहे हैं या आपका कोई मित्र CITS कर रहा है तो POT ट्रेनिंग मेथोलॉजी या प्रिंसिपल और टीचिंग कह सकते हैं, इसका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है इजी वे कोचिंग की तरफ से। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए POT लिखकर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस पे व्हाट्सअप करें, आपको सारा डिटेल्स दी जाएगी और अधिक जानकारी के लिए कॉल भी करके पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन है ऊपर आपको नहीं दिख रहा होगा, धुंधला दिख रहा होगा, ये हाल ही में ईमेल किया गया है 9 फरवरी को। जो प्रशिक्षण मंत्रालय है, ITI का जो प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय है उसके तरफ से। और यहाँ पे पुलिस सुपरिटेंडेंट है, पुलिस अधीक्षक, अधिसूचना सेक्टर उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, इनके तरफ से जांच की जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, इसमें पहला जो पॉइंट दिया गया है दूसरे नंबर पे, पहला पॉइंट हम जिक्र कर रहे हैं लेकिन दूसरा पॉइंट का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे कि जो द्वितीय कट ऑफ निकाली गई थी वो पहले कट ऑफ से ज्यादा था। ऐसा क्यों किया गया, इस पे जांच हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरे नंबर पर देखेंगे कि क्या चयन समिति द्वारा तकनीकी योग्यता से भिन्न ट्रेड में प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर भी अभ्यर्थियों का चयन हेतु पात्र समझा गया है एवं चयनित किया गया है। इसमें लोग क्या किए हैं कि जिनका अनुभव मान लीजिए फिटर का है और मशीनिस्ट में अप्लाई किया है तो उसको भी चयन हो गया है, या अलग अलग ट्रेड का अनुभव रखते हुए भी किसी भी ट्रेड में इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। क्या ऐसा नियमावली में है, मतलब वो पूछा गया है। लेकिन DGT बोलता है, DGT का जो अपना नॉर्म्स है उसमें बताता है कि आपका एक्सपीरियंस उसी फील्ड का होना चाहिए जिस फील्ड का बहाली है। अगर फिटर की बहाली है, फिटर का अनुदेशक बनते हैं तो फिटर का ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो पहला चीज पर आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास जिस भी ट्रेड का अप्लाई के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसी ट्रेड का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मस्ट है। इसके बाद आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे चौथे नंबर का। चौथे नंबर पर देखेंगे यहाँ पे कि लिखा गया है कि दोनों वर्गों NCVT एवं डिप्लोमा डिग्री के अधिकांश अभ्यर्थियों द्वारा अपनी तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण करने के तुरंत बाद 1 से 6 माह से ही निजी संस्थानों में अध्यापन संबंधी कार्य का अनुभव दिए हैं। मतलब समझ लीजिए कि जैसे आपका टेक्निकल डिग्री खत्म हुआ, चाहे आप ITI हो, डिप्लोमा हो या बीटेक हो, और खत्म होने के बाद आप तुरंत किसी ITI कॉलेज में पढ़ाने लगे प्राइवेट में और उसका एक्सपीरियंस आपने दिया है, तो क्या यह मान्य होगा? क्योंकि DGT का जो नियम है उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति जो टीचिंग करना चाहता हो उसके पास कम से कम बीटेक के लिए 1 साल, डिप्लोमा के लिए 2 साल और ITI के लिए 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। फिर कैसे प्राइवेट संस्थानों से वो लोग ITI, डिप्लोमा और बीटेक करने के तुरंत बाद एक्सपीरियंस दे दिए हैं जो वैलिड नहीं है, मान्य नहीं है। फिर ऐसे अभ्यर्थियों का चयन कैसे हो गया, यहां पे सवाल किया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट चलेंगे। अगले पॉइंट में आप देखेंगे 5वें नंबर पे, इसमें लिखा है कि दोनों वर्गों NCVT और डिप्लोमा डिग्री के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अपनी तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण करने के तुरंत बाद से ही निजी शिक्षण संस्थानों में अध्यापन संबंधी कार्य का अपना अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी अनुभव अवधि में उनके द्वारा उच्च शिक्षा की प्राप्ति की गई है। मतलब
पहले तो वो लोग अनुभव दिए हुए हैं कि हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप ले लीजिए, मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं से भी ला कर दिए हैं। साथ ही साथ कहीं से एमटेक बीटेक मतलब अलग भी हायर एजुकेशन के लिए फॉर्म भी अप्लाई किए हुए हैं, पढ़ाई भी कर रहे थे। मतलब दो काम एक साथ, एक्सपीरियंस भी लिए हैं और कहीं स्टडी भी कर रहे हैं, और ये इसमें ये लोग पकड़े गए हैं तो ये अमान्य होगा। तो आप भी अगर एक्सपीरियंस लिए हैं और उसी सेम डेट में कहीं आप कोई डिग्री या कुछ भी कर रहे हैं तो आप इस चीज का ख्याल रखेंगे कि आप कभी भी फंस सकते हैं। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या प्रमोशन के लिए वेरिफिकेशन होगा, वहां पर आपका फंसने के चांस बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए इस तरह का गलती नहीं करें। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे छठे नंबर का। आप छठे नंबर पर देखेंगे, यहां पे लिखा है कि कुछ अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों के मिलान से गंभीर अनियमितता पाई गई है। क्या उनके अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित फॉर्म कंपनी से करा लिया गया है? उदाहरण के लिए हमें बताया है कि अभ्यर्थी ने जिस अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है उसी बीच वो विदेश भी गया है। बताया जा रहा है कि वो विदेश में नौकरी कर रहा था और अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। तो उसका अनुभव कैसे, जहां से भी अनुभव दिया वहां एक्चुअल में वो गया नहीं है, बनाकर किसी तरह दे दिया है। तो आप इस चीज का भी ख्याल रखें, अनुभव ले लेकिन वहीं से ले जहां से आप काम किए हैं, नहीं तो आप फंस सकते हैं। और ऐसे प्रमाण पत्रों का अगर वो मिसमैच हो रहा है तो फिर उन पकड़े जाएंगे और आगे इन पर कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद सीधे चलते हैं 10वें पॉइंट पे। 10वें पॉइंट पे दिया गया कि चुनाव आचार संहिता लागू हो गया था, और चुनाव आचार संहिता लागू जैसे हुआ था इसके बाद कोई भी बहाली या किसी भी तरह का कोई भी संवैधानिक काम नहीं होता है, लेकिन यहां पर हो रहा था, उसका भी जांच इसमें किया जा रहा है और इसका जो जिम्मेवार है उस पर कार्रवाई भी होगी। इसके बाद 11वें नंबर पर देखेंगे कि इसमें तो बहुत बड़ी धांधली इसमें लिखा गया है। यह लिखा गया है कि जो ये नियुक्ति की गई थी तो जहां भी सीटें रिक्त थी उस सीटों की संख्या से ज्यादा अभ्यर्थियों को वहां पे नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा कॉलेज था जहां पर वो ट्रेड था ही नहीं और वहां पे उस ट्रेड के व्यक्ति को भेजा गया जिनका वहां पे कोई काम ही नहीं है। मान लीजिए कहीं पे फिटर ट्रेड नहीं है, इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड नहीं है और वहां पे अनुदेशक नियुक्ति कर दिया गया फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का, तो लोग क्या करेंगे, क्यों नियुक्ति किया गया? इस तरह के यहां पे धांधली की गई है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहां पे कि निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची 16 के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के अंक नहीं चढ़े हैं, फिर भी उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। मतलब टेक्निकल में वो क्वालिफाई नहीं है, उनका अंक नहीं चढ़ा है, फिर भी उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उनको नियुक्त कर लिया गया। इस तरह के वहां पे गड़बड़ियां पाई गई है जिसका जांच किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे 13 नंबर का। 13 नंबर में यह बताया गया है कि निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची 16 के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों का चयन कम अंक पाने के बाद भी कर लिया गया है, जबकि अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कम वाले का सिलेक्शन हो गया है, अधिक वाला का सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसके लिए भी नोटिस जारी किया है कि आप इस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करें कैसे सिलेक्शन लिए हैं। इसके बाद 14 नंबर देखेंगे आप। इसमें बताया गया है कि यदि किसी अनुदेशक का उसके तकनीकी योग्यता से संबंधित ट्रेड में अनुभव नहीं है तो क्या अन्य ट्रेड के प्राप्त अनुभव के आधार पर उसका चयन मान्य है। इसमें बताया है कि मान लीजिए किसी भी ट्रेड का कोई अभ्यर्थी है और दूसरे ट्रेड के लिए अप्लाई किया है और अनुभव उसका उस ट्रेड के लिए नहीं है, तो क्या इसका चयन मान्य है? तो ऐसा मान्य नहीं है। डीजीटी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग तो ये गड़बड़ है। अगर आपका भी अनुभव इस तरह का है तो आप प्लीज उसको सुधारिए। इसके बाद नेक्स्ट हम 16 नंबर की बात करेंगे। 16 नंबर पर दिया गया है कि कुछ अनुदेशक द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा किया गया है। मतलब डिप्लोमा करने के बाद पूरे इंडिया में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर का पद नहीं मिलता है, या कह सकते हैं अभी जो कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज वहां पर इस तरह का डिप्लोमा वालों को असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बोला जाता है। जबकि अनुदेशक बहाली में ये लोग जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिए हैं, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस दिया कि मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। ये ऐसा नहीं चलता, इंडिया में ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पे दिया गया है, इसकी भी जांच की जा रही है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई। जो मेन पॉइंट था मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं। तो सबसे जरूरी बात यह है यहां पे कि अगर आप
बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जो इस साल बहाली आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, इसका तैयारी में लगे हैं। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपना डॉक्यूमेंट को स्ट्रांग बनाइए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को सही और जेन्युइन रखिए। अगर उसमें कोई गड़बड़ी होगा तो कभी भी आप फंस सकते हैं, कभी भी आप जेल जा सकते हैं, कभी भी आपकी नौकरी जा सकती है। इसलिए इस तरह के फर्जीवाड़े न करें। इसके बाद आप लोगों को पता होगा कि लिखित परीक्षा के आधार पे तीनों राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बहाली होगी। तो ऐसे में आप पढ़ाई भी जारी रखिए। बहुत सारे बच्चे अभी सो रहे हैं, अचानक से बहाली आएगी, आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, CITS करने के बाद भी आपका नौकरी नहीं मिलेगा। इसीलिए स्टडी पर फोकस कीजिए। इजी वे कोचिंग में 2 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको मेरा मदद की जरूरत है, आपको लगता है कि इजी वे कोचिंग ज्वाइन करके अपने तैयारी को इंप्रूव करना चाहिए, तो आप इजी वे कोचिंग 2 मार्च से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले से ही आपको रजिस्ट्रेशन और एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि सीटों की संख्या काफ़ी लिमिटेड होती है। और मैं मानता हूं कि आप भले CTI किए हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब आप अपने आप को डेली अपडेट नहीं करेंगे, तो एग्जाम क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ये कंपटीशन है, एक एक नंबर का वैल्यू होता है और एक एक नंबर से लोग पीछे छट जाते हैं। इसीलिए आप स्टडी पर फोकस करें और इजी वे कोचिंग ज्वाइन करने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, ये एक न्यूज था जो आपको बताना था, और आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।